हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग अपने चैनल पे फ्री लेक्चर सीरीज का और ये आपका सीटेट के एग्ज़ाम को देखते हुए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का ये तीसरा सेट हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है। और इसके पिछले दो वीडियो आपका चैनल पे अपलोडेड है। आप उसे देखकर आप वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है। तो अब तक का दो वीडियो में अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा है और जिन्होंने भी ये मतलब अपनी इच्छा जाहिर की थी वो खुश नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए आज हम लोग तीसरा सेट का क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछता है पठन संबंधी विकार। ठीक है। मतलब पढ़ने से संबंधी कोई भी समस्या होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं उसको? तो डिसलेक्सिया बोलते हैं उसको, या पठलक्सिया बोलते हैं, या डिस्फिजिया बोलते हैं, या रिडलक्सिया बोलते हैं। ठीक है। तो आप लोग एक मूवी देखे होंगे तारे जमी पे। तारे जमी पे आप लोग देखे होंगे। तो उसमें एक जो बच्चा होता है उसको पढ़ने की समस्या होती है, यानी जब वो भी जब पढ़ने लगता है तो उसका वो वर्ड को पहचान नहीं पाता है। ठीक है। वर्ड को पहचान नहीं पाता है, इसलिए वो पढ़ने में उसके माँ बाप उसको मंदबुद्धि समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो अक्सर ही कुछ बच्चों में, जैसे कि लाख 2 लाख बच्चों में, करोड़ों बच्चे में ये कुछ समस्या कुछ बच्चों में होता है जो पढ़ने संबंधी उनको विकार, वो समझ नहीं पाते कि ये लेटर क्या है। ठीक है। ये लेटर क्या लिखा हुआ है या कुछ भी, जैसे हम लोग ये कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो लोग इसे पढ़ने में असमर्थ होते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग तारे जमी जो मूवी है उसमें आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को दिखने को मिलेगा। ठीक है। तो उस रोग को क्या बोलते हैं हम लोग? डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। उसी तरीक़ा से जब आप लोग देखे होंगे कि प्रीवियस सेट में हम लोग जब सेट नंबर 2 देख रहे थे तो उसमें एक और समस्या आया था। ठीक है ना। आप एक वर्ड सुने होंगे डिस्कैलकुलिया। ठीक है। डिस्कैलकुलिया। आप लोग सेकेंड जो सेट हम लोग किए हैं ना उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। तो डिस्कैलकुलिया जो होता है ना, ये मैथ यानी गणित। ठीक है। तो जिन बच्चों को गणित समझ में नहीं आता या गणित से दूर भागते हैं, इसका मतलब डिस्कैलकुलिया नामक रोग उनको है या ऐसा विकार है जिससे वो मैथ में रुचि नहीं लेते। ठीक है। तो ये तो पठन संबंधी विकार डिसलेक्सिया हो गया और मैथ संबंधी विकार हो गया डिस्कैलकुलिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता है, वह शिक्षकों व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता है। ठीक है। आप लोग बहुत सारे बच्चों को देखे होंगे कि जब किसी चीज़ के बारे में जब वो लोग जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसके बारे में और भी जानने का कोशिश करते हैं, क्या है ये, कैसे है। ठीक है ना। आप लोग सुने हैं ना कि हाउ, वेयर, वेन एंड हु। ठीक है। तो ये जब देखे होंगे आप लोग 6 क्लास का जो आपका हिस्ट्री देखेंगे उसमें फर्स्ट लेसन यही है। ठीक है ना। तो उसमें जो बच्चे होते हैं ना वो नई नई जानकारियों को जुटाने के लिए वो स्रोत पे जाते हैं। ठीक है ना। स्रोत पे जाते हैं, वह अपने शिक्षक और सहपाठियों से तर्क वितर्क करते हैं, यानी उसके बारे में पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इसको इन 4 ऑप्शन में तो उसको क्या बोलेंगे, उसको एक क्या नाम दिया जाएगा? ठीक है ना। तो देखिए, समस्यात्मक बालक, क्या ऐसा लगता है जो समस्यात्मक बालक, क्या कोई बालक समस्या अपने आप में समस्या हो सकता है या वो क्या समस्या को लेकर चल सकता है? नहीं। औसत बालक, औसत बालक से क्या एवरेज स्टूडेंट, आप लोग सुने होंगे ना, एवरेज स्टूडेंट है, यानी कि वो पढ़ने लिखने में उतना ही रुचि लेता है जितना वो अपना काम के लिए समझता है। ठीक है। प्रतिभाशाली बालक, तो इट में भी कि जो शाली पालक होते हैं वो इसमें हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा अपना प्रतिभा को निखारने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हठी बालक, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में आपका प्रतिभाशाली बालक हो गया। ठीक है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है और शिक्षक और सहपाठियों से अपना तर्क वितर्क करते रहता है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक के लिए, ठीक है, मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है ना। तो यहाँ पे कीवर्ड पकड़ना है, क्या? नहीं है। तो ऐसा बालक जो मंदबुद्धि होते हैं, यानी कि जो जानकारी में रुचि नहीं लेते हैं,
उनके लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो देखिए सीखने की मंद गति, देखिए मंद बुद्धि लिख रहा है तो मंद गति तो आपका यहीं पे हो गया। ठीक है, शारीरिक दोष, हो सकता है कि उनका शारीरिक दोष हो, जैसे आपका डिसलेक्सिया हो गया या डिसकैलकुलिया हो गया, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है। उसी तरह अमूर्त चिंतन का अभाव, यानी वो लोग सोचने समझने में असमर्थ होते हैं। तो जब सोचने समर्थन में असमर्थ होंगे तो वो अपना बुद्धि का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है, तो लास्ट में ऑप्शन कौन सा, देखिए आवश्यक नहीं है तो मौलिकता। ठीक है ना, तो मौलिकता की कमी, ये हम लोग देखेंगे, इसका आंसर क्या हो गया, मौलिकता हो गया। ठीक है, उसी तरीके से आगे हम लोग आए, आगे श्रवण, सुनने की क्षमता को किस इकाई में मापा जाता है। जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चा कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है, कोई मतलब कान से कमज़ोर होता है क्या, तो उस सेंस में आप लोग यहाँ देखें। ठीक है ना, दूसरा इसका सेंस क्या है कि जब आप साइंस पढ़ते होंगे तो वहाँ पे भी आप लोग को देखने को मिलता है कि श्रवण यानी सुनने की क्षमता को किस इकाई में मापा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डेसिबल इकाई में नापते हैं, तो सब कोई जानता है, आप लोग भी जानते होंगे कि डेसिबल क्या, तो श्रवण यानी ध्वनि के मापने की इकाई को ही डेसिबल कहते हैं। ठीक है, आगे देख लो हम लोग, निम्नलिखित में से कौन कौन सी पिछड़े बच्चों की समस्याएं होती हैं। पिछड़े बच्चों की समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि कम शैक्षणिक उपलब्धि, हाँ डेफिनेटली है, कम शैक्षणिक उपलब्धि, अगर उन लोगों को अच्छा शिक्षा नहीं दिया जाता है तो बच्चे हो सकता है कि कंपटीशन में पिछड़ जाए। संवेगात्मक समस्या भी उनका है। संवेगात्मक समस्या इन द सेंस कर सकते हैं कि वो लोग पढ़ने में ज़्यादा रुचि नहीं लें, वो उस इंटेंसिटी के साथ नहीं पढ़ पाएँ जो इंटेंसिटी के साथ पढ़ के एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, सामाजिक समस्याएं, ठीक है ना, तो बहुत लोगों के पीछे आप सामाजिक समस्याएं देखेंगे क्योंकि जैसे भारत जैसे देश में बहुत लोग गरीब होते हैं, तो गरीब अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीक़ा से कि कुछ जैसे पिछड़ी जाति के बच्चे हैं, SC ST यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक जो होते हैं, वो पढ़ाई से ज़्यादा वो अपने काम पे ध्यान देते हैं, अपने माता पिता के काम में हाथ बटाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सामाजिक समस्याएं भी बहुत सारी होती है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपका ए भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, 1 2 और 3 दिख रहा है, तो इसका आंसर इनमें से सभी यानी कि सब सारी हो जाएंगी, यानी पिछड़े जो बच्चों की समस्याएं क्या है, तो सारी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है ना, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा, ठीक है ना, एजुकेशनल, उसको क्या आप उसको साइकोलॉजी, ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर, यानी जो एजुकेशन साइकियाट्रिक होते हैं वो बालकों के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या, प्रवृत्ति व अभिरुचियों की जानकारी, हाँ इसको आप एक नज़र में सही कह सकते हैं कि हाँ। आर्थिक स्थिति की जानकारी, क्या देखिए यहाँ पे मनोविज्ञान है, जब मनोविज्ञान है तो आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड है, तो आर्थिक स्थिति यहाँ पे आ गया, तो ये खत्म हो गया यहाँ पे। परिवार की जानकारी, क्या जरूरी है परिवार की जानकारी उसे लेने का, ठीक है ना, तो यहाँ पे काउंसलिंग थोड़ी कर रहा है, वो शिक्षा मनोविज्ञान है, तो इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, तो देखेंगे प्रवृत्ति व अभिरुचियों की जानकारी। ठीक है, यानी इसका फर्स्ट आंसर हो गया, प्रवृत्तियों और अभिरुचियों की जानकारी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में डेफिनेट मतलब कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको आंसर दिखेगा, एक नज़र में आपको दिखेगा कि इनमें से सभी। तो जब नहीं जान रहे होते हैं तो आप 50-50 में आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप अपना दिमाग का यूज करके यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रवृत्ति और अभिरुचियों की जानकारी शिक्षा मनोविज्ञान का एक माध्यम हो सकता है। ठीक है, उसी तरीक़ा से आगे हम लोग देखें, देखिए मानव मन के प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो देखिए व्यक्ति की अभिरुचियां, यानी आपकी अभिरुचि, आपका इंटरेस्ट जिसमें होगा आप वो काम करना चाहेंगे। अभिक्षमताएं, किसी भी काम करने का
कोई भी काम है और अगर आपका क्षमता नहीं है करने की तो आप उस काम को नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, मन को प्रभावित करने वाले कार्य कौन से हैं? तो आपकी अभिरुचि यानी उसके लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके लिए आपके पास उसको पावर कर सकते हैं, या आप क्षमता कर सकते हैं उसको कि आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए, और वैसा वातावरण होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप मेला में जाकर आप वहाँ पे आप बच्चा को पढ़ा नहीं सकते हैं। तो क्या वातावरण वैसा मिलेगा आपको? यानी कि पढ़ने के लिए वातावरण, यानी कि आपका पाठशाला में वातावरण भी मिल रहा है और आपके बच्चों में अभिरुचियाँ भी हैं और उनको सीखने की क्षमता भी है। और जब ये तीनों मिलेगा, ठीक है, जब ये तीनों मिलकर मानव मन को प्रभावित कर, तो मन को प्रभावित करेगा और वो अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपको? तो चारों, ठीक है, यानी कि चार, इनमें से सभी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सभी हो जाएगा, ठीक है। आईक्यू लेवल कैसे मापा जाता है? ठीक है, तो आपको कल ही बताया था कि मानसिक आयु, ठीक है, डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु। बच्चे का एज 5 ईयर है और वो 5 क्लास, मान के चलिए कि वो 5 ईयर, उसका एज कितना है? 5 ईयर है, वास्तविक एज उसका 5 ईयर है, लेकिन वो 7 ईयर का जो बच्चा है उसका क्वेश्चन बता रहा है, या 5 ईयर का है वो 3 ईयर का कोई बच्चा है उसको बता रहा है, उसका जितना दिमाग चलेगा उतना बता रहा है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ना कि आपका प्रथम एनजीओ है या एनएसएसओ या किसी का जब रिपोर्ट आता है इंडिया में, तो बताया जाता है सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो 8 क्लास का बच्चा है और वो 3 क्लास का मैथ भी नहीं बता पा रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे गैप, तो यहाँ पे आईक्यू लेवल आपका होगा, ठीक है, यानी 8 साल का बच्चा है और 3 साल के बच्चा का उसके पास दिमाग नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या कर सकते हैं कि मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु इंटू 100, यानी कि इसका सेकेंड आंसर हुआ, ठीक है। उसी तरीक़ा से आगे देखें, शैशवावस्था यानी बच्चा जब छोटा तब शैशवावस्था में होता है, तो कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं उसमें, ठीक है, उसमें कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो देखिए, शैशवावस्था है तो सहयोग लेना, क्या शैशवावस्था में यानी जो बालक है, नन्हा बालक है, क्या बालक या बालिका हो, तो क्या बिना सहयोग का वो कुछ कर सकता है? यानी उसकी माँ पापा या घर के जो भी परिवार है उनका सहयोग होना चाहिए हर तरफ से, ठीक है। अनुकरण करना, यानी कि किसी भी काम को अनुकरण करने के लिए उसमें पाया जाता है, जैसे जैसे माँ, ठीक है, पापा या अंकल या कुछ भी होता है, यानी जो सब कोई बोलता है क्या उसका अनुकरण करके वो भी सीखता है, वो भी बोलना स्टार्ट करता है, यानी अनुकरण करता है। आश्रित होना, एक जो छोटा बल्ला नन्हा बालक जो होता है वो तो अपने माता पिता पे या घर के परिवारों पे आश्रित होता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप देखें कि तीनों सही है, तो इसका में से क्या यानी 4 आपका सही हो जाता है, ठीक है, इसमें 4 यानी कि सभी सही होंगे, ठीक है। ठीक है, उसी तरीक़ा से सामान्य बालक प्रायः किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? ठीक है, सामान्य बालक प्रायः किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? ठीक है, 11 माह, 16 माह, 20 माह या 24 माह, ठीक है। देखिए ऐसे, देखिए 2 माह का बच्चा होता है वो कितना बोलना स्टार्ट, सॉरी 24 माह यानी 2 साल का बच्चा ज़्यादा बोलना स्टार्ट करता है, 20 माह वही है, ठीक है, 16 माह। तो यहाँ पे देखें 11 माह आंसर है वो सही होगा। 11 माह में जो बालक होते हैं वो प्रायः बोलना सीख जाते हैं, वो मम्मी पापा ये सब बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसी तरीक़ा से आगे हम लोग देखें कि खेल की ऐसी प्रक्रिया जो, ठीक है, खेल एक ऐसी क्रिया है, ठीक है, खेल एक ऐसी क्रिया है जो क्या दूसरों के लिए खेला जाता है, अपने लिए खेली जाती है, परिवार के लिए खेली जाती है या शिक्षकों के लिए खेली जाती है। देखिए यहाँ पे अगर इन द सेंस देखें तो आप जिद में या कुछ भी करके आप किसी के लिए खेल सकते हैं, लेकिन जो जो खेल होता है ना वो आप अपने फिट होने के लिए खेलते हैं, आपका हॉबी होता है उसके लिए खेलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर, एक्यूरेट आंसर आपका क्या, अपने लिए की जाती है, ठीक है। खेल एक ऐसी क्रिया है जो अपने लिए की जाती है, ठीक है। आगे देखें, सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि आईक्यू स्तर क्या होता है, ठीक है।
तो जो सामान्य बालक होता है उसका आईक्यू लेवल क्या होता है, सामान्यतः कितना होता है, यानी कि 91 से 110 होता है। ठीक है, जो इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे कि आपका जितना भी देखे आप कह सकते हैं आइंस्टीन हो गए या रदरफोर्ड हो गए, न्यूटन हो गए, ये सब का आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा था। ठीक है, आगे देखें हम लोग, जब 13 का देखें कि लक्ष्य की प्राप्ति में सूझ के महत्व को मानने वाले विद्वान कौन थे। देखिए पहले ही बताया था कि विद्वानों का नाम रटना पड़ेगा। ठीक है, और मैं कोशिश में हूँ कि आप लोग को जल्दी से जल्दी ये जितने भी आपका जो विद्वान हैं उनका क्या सिद्धांत था, कैसे क्या था, वो सारा देने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो अपना सूझ के महत्व को देने के लिए कौन विद्वान ऐसा दिए थे, तो ये ड्रेवर दिए थे। कौन? ड्रेवर। यानी कि सूझ का के महत्व के कि आप किसी भी काम को अपना सूझबूझ से करें, तो वो कौन देने वाला कौन था? ड्रेवर था। ठीक है, आगे देखें, शिक्षा मनोविज्ञान सहायता प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है ना, वो किसकी सहायता प्रदान करता है, किसे सहायता प्रदान करता है? ठीक है, तो आपका बाल विकास के ज्ञान में। ठीक है, अनुशासन में नहीं, मूल्यांकन में नहीं, परिवार में नहीं, यानी कि बाल विकास के ज्ञान में ये शिक्षा मनोविज्ञान है कि वो मतलब कि कोई काउंसलर आते हैं और बच्चे का ज्ञान का असेसमेंट करते हैं कि वो कितना क्या जानता है, कैसे जानता है और कितना लेवल तक वो जा सकता है। ठीक है ना, तो उसी तरीक़ा से अब वो टीचर को बताते हैं कि हाँ ये इस बच्चे में क्या क्या है, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या दूर किया जाना चाहिए, क्या क्या इसमें पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव है उस पर काम करना है, जो नेगेटिव है उसको धीरे धीरे खत्म करना है। तो बाल विकास के ज्ञान में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए शिक्षक अनुशासन की समस्या को हल कर सकता है। ठीक है ना, शिक्षक अनुशासन की समस्या को हल कर सकता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब आए ना, तो आप अपने आप को समझ ले कि एक शिक्षक है और वो एक शिक्षक के नाते होते हुए आप डिसीजन लें कि ऐसा क्वेश्चन में क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा यहाँ पे आंसर बनाया जा सकता है, ऑप्शन दिया जा सकता है। तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन को डील करने लगें तो समझे कि आप एक शिक्षक हैं और एक शिक्षक होने के नाते एक बच्चा को क्या क्या आप कैसे अनुशासन में रख सकते हैं। ठीक है, तो अनुशासन की समस्या को हल कर सकता है। ठीक है, तो आप कठोर दंड देकर, क्या किसी को दंड देकर अनुशासन में रखा जा सकता है? कक्षा से निष्कासन द्वारा, क्या आप बच्चा को निष्कासन कर देंगे तो क्या वो अनुशासन में आ जाएगा? वो तो और उदंड बन जाएगा। ठीक है, सहानुभूति द्वारा, ये इट में भी कि ये हो सकता है। ठीक है, मुख्य अध्यापक को शिकायत द्वारा नहीं। आप एक शिक्षक होने के नाते उसकी समस्या को समझें और उसको एक अच्छा पथ प्रदर्शक बनकर उसे अच्छा से आप मार्ग पे ले जा सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको क्या, यानी बच्चे के साथ सहानुभूति होना चाहिए, सहानुभूति दिखाना पड़ेगा। वो किस समस्या से जूझ रहा है उस समस्या को पहले आप समझें, इसके बाद आप उस समस्या को समझकर उसका हल ढूंढकर उस बच्चे का समस्या को दूर करें। ठीक है ना, तो इसका आपका थर्ड आंसर हो गया। ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं अश्लाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया? ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक ने, ठीक है, व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं अश्लाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया? ठीक है ना, तो ये कौन किया था? लेविन एंड फ्रायड ने। ठीक है, कौन किया? लेविन एंड फ्रायड ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। क्या? शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। क्या है? मानव व्यवहार का, हाँ डेफिनेटली होगा। मानव सिद्धांतों का, हाँ ये होगा, क्योंकि आप सिद्धांत देख रहे हैं ना आप ही में। आपका देखिए जैसे कि लेविन एंड फ्रायड, ठीक है, और आपका डेवर, गैरिसन, मैकडूगल, स्किनर, इन जितने भी मतलब कि जो विद्वान है वो अपना अपना सिद्धांत दे रहे हैं। ठीक है, शिक्षा सिद्धांतों को, हाँ
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, यानी इसका आंसर आपका सब हो जाएगा, यानी मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांत का और शिक्षा सिद्धांतों का। ठीक है, उसी तरीके से देखें, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों का अध्ययन किया जाते हैं वे कौन हैं? ठीक है, तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में समस्यात्मक बालक, हाँ उनका समस्यात्मक बालक का उनका समस्या जानेंगे, समस्या जान के उनका समाधान करेंगे। कम गति से सीखने वाले बालक, हाँ डेफिनेटली इनका भी देखेंगे कि आखिर कम गति से सीखने का कारण क्या है, क्या इनका माइंड डाइवर्ट तो नहीं हो रहा है, या इसके मतलब आपका डिस्कैलकुलिया या डिसलेक्सिया जैसा कोई समस्या है। ठीक है, मंद बुद्धि बालक के लिए, हाँ उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग कि आखिर मंद बुद्धि है क्या यह सीखना नहीं चाहता है, कमजोर है, या ये किसी रोग से ग्रसित है, तो उसके बारे में जाएंगे। तो इसका आंसर हम लोग सब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनमें से सब भी, ठीक है, सारे क्वेश्चन इसका सही होगा। यहां देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? तो ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर आपका मूल्यांकन होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप ज्ञान अर्जित कर लेते हैं तो उसका मूल्यांकन ही होगा ना कि आप कितना ज्ञान अर्जित किए। जैसे आप एग्जाम में जाके बैठने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाया, बहुत सारे पढ़ाई किया, ठीक है, तो अपना ज्ञानात्मक पक्ष को तो आपने मजबूत कर लिया कि हाँ अपने तरफ से ये सब कुछ किया जा चुका है, बट वो कितना कारगर है, कितना आप उसका रिटेन कर पाए हैं, उसका पता कैसे चलेगा? तो लास्ट में आपका एग्जाम होगा, उसी एग्जाम में आपका मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन से पता चलेगा कि आपका ज्ञानात्मक पक्ष कितना ज़्यादा प्रभावी है। ठीक है, उसी तरीके से बालक के व्यक्तित्व में को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो उसके व्यक्तित्व को कौन कौन प्रभावित कर सकता है? देखिए, केवल जैसे ही आपको पहले ही बताया कि जैसे ही केवल आए लगातार उसको निपटा दीजिए कि नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, यानी केवल अनुभव, क्या केवल अनुभव से व्यक्तित्व आ जाएगा? केवल पर्यावरण से आ जाएगा? केवल वंशानुक्रम से आ जाएगा? नहीं। ठीक है, तो वंशानुक्रम व वातावरण, इन दोनों से व्यक्तित्व को प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली टू ही यही है, तो नहीं, बहुत सारे इसके कारक हो सकते हैं। ठीक है ना, तो उस समय यहाँ पे इस ऑप्शन में देखें कि वंशानुक्रम और वातावरण किसी बालक को या किसी के व्यक्तित्व को क्या प्रभावित करता है। ठीक है, उसी तरीका से देखिए यहाँ पे क्या है, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ठीक है, इन लोग को क्या करना चाहिए? तो टोली शिक्षण देना चाहिए, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण देना चाहिए, ठीक है, प्रोत्साहन देना चाहिए, हाँ इनमें से सभी, यानी सब कुछ करके मतलब कि उसके जिस तरीका से हो आप उसको कर सकते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे देखें हम लोग क्या है यहाँ पे। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में से किससे आश्रित चर कहा जाता है? क्या? आश्रित चर। ठीक है, तो आश्रित चर कौन सा है? शिक्षक क्या आश्रित होता है? नहीं। पाठ्यक्रम आश्रित होता है? नहीं। सहायक सामग्री आश्रित होता है? नहीं। तो आश्रित चर कौन सा है? छात्र आश्रित होते हैं। किस पे आश्रित? अगर शिक्षक नहीं है तो क्या छात्र पढ़ पाएगा? पाठ्यक्रम नहीं है तो क्या छात्र को उचित शिक्षा दिया जा सकता है? सहायक सामग्री यानी बुक्स हो गए, कॉपीज हो गए, पेन्स हो गए, तो ये अगर ये सब नहीं है तो क्या छात्र पढ़ पाएगा? तो नहीं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति नहीं है? ठीक है, मूल प्रवृत्ति नहीं है। क्या अभिमान मूल प्रवृत्ति हो सकता है? नहीं। घृणा? नहीं। स्वामित्व? नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संवेग कार्यों को क्या प्रदान करता है? ठीक है ना, संवेग जो है वो कार्यों को क्या प्रदान करता है? गति, रुकावट, कुशलता या आकार? तो इसका आंसर आपका रुकावट होगा।
ठीक है। देखिए आगे क्या है, सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति कैसी होती है, ठीक है ना। यानी कि सीखने की अवस्था में सीखने की गति क्या होती है, कैसी होती है। तो प्रथम अवस्था में तो आप जैसे आप भी पढ़ते हैं तो क्या धीमी गति से सीखते हैं ना, मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो एकदम थोड़ा थोड़ा धीरे 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 सीखते हैं। और जब आप जान जाते हैं, जब मैथ को अच्छा से समझ जाते हैं, तब आपका स्पीड बन जाता है कि हाँ, मतलब कि जो क्वेश्चन को पहले आप 10 मिनट बनाते थे वो आपको 1 मिनट बनने लगा, 1 मिनट से भी आप उसको 10 सेकेंड 15 सेकेंड में बना लेते हैं बाई ट्रिक, ठीक है। तो इसका ये हुआ, यानी कि प्रथम अवस्था सीखने की धीमी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक क्या है, उन्हें विशिष्ट योग्यता अर्जन हेतु अवसर दिए जाएं। हाँ, ये हो सकता है, ठीक है। यानी उन्हें विशिष्ट योग्यता अर्जन हेतु विशेष अवसर दिया जाए। ठीक है। आगे क्या है कि उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराई जाए। क्या आप उसे अनुभूति करा सकते हैं कि तुम नहीं जानते हो, तुम कैसे भी हो, तुम नहीं पढ़ सकते, क्या अनुभूति कराई जा सकती है? नहीं। यानी कि असाधारण तो किसी को बताना ही नहीं चाहिए, ठीक है। उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाएं। क्या लगातार पुरस्कार देके आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं या उसे ग्रीडी या लालची बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, इसका आंसर फर्स्ट होगा, ठीक है। इसका आंसर आपका फर्स्ट होगा। उन्हें उन्हें विशिष्ट योग्यता अर्जन हेतु विशेष अवसर दिए जाएं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं, ठीक है ना। मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं, ठीक है। यानी कि मूल प्रवृत्ति जैसे आपका डीएनए कैसा है, आपका जीन कैसा है, आपका रहन सहन कैसा होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें होती है ना जो आप वंशानुगत लेकर आते हैं, जन्मजात लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो मूल प्रवृत्तियां हमेशा जन्मजात होती हैं, अर्जित नहीं की जाती हैं। मूल प्रवृत्ति अर्जित नहीं किया जाता है, जैसे डीएनए हो गया, जीन हो गया, तो ये सब अर्जित नहीं किया जा सकता, ये जन्मजात होता है, यानी कि ये आपको विरासत में मिला हुआ है, ठीक है ना। तो मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं, तो जन्मजात होती हैं। उसी तरीके से आगे देखें, सृजनात्मक बच्चों के मूल गुण हैं, ठीक है। सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण क्या होता है, ठीक है। वे नैतिक होते हैं, में भी हो सकता है। वे बुद्धिमान होते हैं, में भी हो सकता है। वे शक्तिशाली होते हैं, में भी हो सकता है, ठीक है। और क्या है, वे मौलिक चिंतन करते हैं, ठीक है। तो सृजनात्मक बच्चे जो होते हैं वो हमेशा जो सृजन किससे आता है, तो वो चिंतन से आता है, ठीक है। यानी कि जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मौलिक चिंतन करते हैं, वो चिंतन करते करते ही वो सब कुछ को अच्छा से सक्सेस करते हैं, वो स्टार्टअप करते हैं या कोई भी अचीवमेंट लेते हैं या कोई भी इन्वेंट करते हैं, कुछ भी करता है। तो जब तक चिंतन आप नहीं करेंगे, जब तक बच्चा चिंतन नहीं करेगा, तब तक वो नहीं सृजन सृजन कर सकता है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए आपका क्या है, बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं, ठीक है। बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं, क्या राजभाषा सीखते हैं। क्या उन लोगों को बच्चों को पता होता है कि वो राजभाषा क्या होता है, ठीक है। आपके यहाँ 4 साल 5 साल 6 साल का बच्चा है, क्या उसको पता है कि राजभाषा क्या होता है। राष्ट्रीय भाषा, क्या वो लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय भाषा क्या है। सांकेतिक भाषा, यानी सांकेतिक भाषा क्या, जो बोल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए सांकेतिक भाषा हो सकता है। लेकिन सबसे पहले भाषा कौन सीखता है, तो मातृभाषा, यानी कि आप जैसे भाषा बोलते हैं आपका बच्चा देख कर सीख कर वही भाषा बोलता है, ठीक है। उसी तरीक़ा से आगे का देखें तो देखिए यहाँ पे क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री संबंध है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री किससे संबंधित है, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री किससे संबंधित है, पढ़ने से, में भी,
लिखने से में भी हो सकता है, बोलने से में भी हो सकता है, यानी कि सीखने से है आपका आंसर। इसका आंसर होगा सीखने से। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध किससे है? तो सीखने से है। ठीक है, तो फ्रेंड हम लोग आज थी आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन पूरा किए। ठीक है, तो ये थर्ड सेट है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेट हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीक़े से धीरे धीरे आप लोग, अभी एग्ज़ाम है आप लोग का। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको जैसे आप प्रैक्टिस सेट बनाने से अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियोस देख के अब आप प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करें। इससे क्या होता है कि आप जो कहा जाता है ना कि जो काम 10 मिनट में हो सकता है उसके लिए 100 मिनट क्यों बर्बाद करना। ठीक है ना, तो थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो वाली कहानी लेकर आप लोग बढ़िए आगे। और जल्दी जल्दी से एग्ज़ाम है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को रिवीजन भी करना है। तो ये ऐसा वीडियो जब आप लोग को मिलता है, जब जब खाना बना रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं, तो उस टाइम इस सब वीडियो को आप चालू करके आप लगातार सुने तो आपको ये ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ठीक है, जैसा कि पहले ही बताया है कि इसको आप पहले नॉर्मल स्पीड में सुने, फिर 1.25 करके, फिर 1.5, फिर 1.75, और जब आप अच्छा से इसको समझ गए तो जस्ट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 2 पॉइंट का स्पीड बढ़ा के इसको देखें आप। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि बार बार जब आपके दिमाग में जाता है तो जो रिटेंशन का जो फ्रिक्वेंसी होता है वो ज़्यादा होता है। और जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं, जैसे ही आपका कुछ आता है आप उसको क्वेश्चन को ले जाते हैं, यानी कि बार बार उस क्वेश्चन को आप पढ़ लिए होते हैं या देख लिए होते हैं। तो एग्ज़ाम में जब भी वो ऑप्शन में आया या उससे रिलेटेड कहीं भी दाएं बायां होता है या ऊपर नीचे होता है तो आप उस क्वेश्चन को कर ले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से तो चलिए अब हम लोग फिर से एक अगले वीडियो में अच्छा तरीक़ा से मिलते हैं। और जैसा भी हो आप लोग इस पे कमेंट करें कि इसमें क्या कुछ सुधार करने की ज़रूरत है या किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो ये आप लोग देखें। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।